हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रियम्बल। ठीक है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रियम्बल का एक बेसिक मतलब क्या होता है? प्रियम्बल का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें उस होल डॉक्यूमेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है, या फिर एक समराइज फॉर्म में हमें उसके बारे में बताता है कि वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमें किस टाइप का नेचर देखने को मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल वर्ड ये लिया गया है लैटिन टर्म प्रियम्बुलस से। ठीक है, द टर्म प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल के थ्रू जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल ऐड किया तो इसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कंसेप्ट है प्रियम्बल का, इसको हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, प्रियम्बल ड्राफ्ट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के सामने, जिस ड्राफ्ट को उन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने नाम दिया। और ये जो ड्राफ्ट था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे प्रियम्बल का कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का बेसिक मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो टर्म प्रियम्बल है ये हमने लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से लिया है, जिसका मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस और इंट्रोडक्शन। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट इन आर कंट्रीज कंटेक्स्ट, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रियम्बल का कंसेप्ट हमने यूएस से लिया है। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया था प्रियम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमें इसको पास करना चाहिए, हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, एंड ये पास हुआ फाइनली ऑन 22 जनवरी 1947। नाउ moving forward to the very important date, that is date of adoption of the preamble. ठीक है, so on 26 November 1949 preamble of Indian Constitution was adopted. ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है हमारा, वो अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, सो दिस इज द अडॉप्शन डेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो हम प्रियम्बल को 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 मेजर पार्ट्स जिसके थ्रू हम प्रियम्बल को समझ सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, व्हाट आर दीज 3 मेजर पार्ट्स? फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटरी, सेकेंड वन इज रेजोल्यूशनरी एंड थर्ड वन इज प्रॉमिसरी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं जिनके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली समझ सकते हैं। ना अगर हम डिक्लेरेटरी पार्ट की बात करें तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड हु विल ड्राफ्ट इट? इट विल बी ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डिक्लेरेटरी पार्ट है। डिक्लेरेटरी पार्ट हमको क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलेंगे और इसको ड्राफ्ट किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट विल बी ड्राफ्टेड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये जो डॉक्यूमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करेगी। मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा दूसरा पार्ट है दैट इज रेजोल्यूशनरी। तो रेजोल्यूशनरी पार्ट क्या बताता है? रेजोल्यूशनरी पार्ट हमें ये बताता है कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, रेजोल्यूशनरी पार्ट बताता है कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो स्टेट है वो हमको कैसा बनाना है, हमारी जो कंट्री है वो हमें कैसी बनानी है। तो हमें हमारी कंट्री बनानी है सोवरेन,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया जो कि हो गया रेजोल्यूशनरी। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट जो कि बात करता है प्रॉमिसरी नेचर की। प्रॉमिसरी नेचर क्या है? प्रॉमिसरी नेचर बताता है कमिटमेंट बाय पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट कमिटमेंट बाय पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रॉमिसरी नेचर बताता है कमिटमेंट बाय पीपल ऑफ इंडिया कि हम क्या कमिटमेंट करते हैं, हम क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कमिटमेंट क्या है कि हम अपनी कंट्री को कैसा बनाएंगे, हम अपनी सोसाइटी को कैसा बनाएंगे। हम बनाएंगे इसको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं, हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को कैसा बनाएंगे, अपनी सोसाइटी में अमंग आवर सेल्व्स हम कैसे रहेंगे। हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंटेन करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमने देखा कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया क्या है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसको हमने समझा तीन पार्ट से। पहला था डिक्लेरेटरी जो कि बोलता था कि ये डॉक्यूमेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा एंड इट विल बी ड्राफ्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा था रेजोल्यूशनरी। रेजोल्यूशनरी पार्ट क्या बोलता था कि हम ये रेजोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, ये हम एक तरह से कमिटमेंट कर रहे हैं या फिर हमारा पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी कंट्री को सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनानी है। ठीक है, देन लास्ट था प्रॉमिसरी कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स और मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, नाउ ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमने अडॉप्शन डेट देख ली। अब अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो अनटिल डेट, ठीक है, अनटिल नाउ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है इन द ईयर 1976। ठीक है, और इससे 3 मेजर टर्म्स ऐड किए गए थे। ठीक है, 3 टर्म्स ऐड किए गए थे जो कि हम अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं एंड दीज टर्म्स आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। जब आप फ्रेटर्निटी पढ़ेंगे तो फ्रेटर्निटी में आपको इंटेग्रिटी ये टर्म उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 टर्म्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रियम्बल में ऐड करे गए। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि इनिशियली जब हमारा प्रियम्बल ड्राफ्ट हुआ था उस टाइम पे ये तीनों टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते थे हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, इनिशियली शुरुआती टाइम पे ये तीनों टर्म्स हमारे प्रियम्बल में एग्जिस्ट नहीं करते थे और 42nd अमेंडमेंट की मदद से हमने ये तीनों टर्म्स अपने प्रियम्बल में लेटर ऑन ऐड करे इन द ईयर 1976। ठीक है, ना सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ना नेचर कैसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो हम 5 टर्म्स देख रहे हैं ये हमको बताते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी कंट्री का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो नेचर होगा सबसे पहला सोवरेन। अब सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का बेसिकली मतलब है दैट इट विल बी अ इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, कि हमारी जो कंट्री होगी वो इंडिपेंडेंट नेशन होगी। इसका मतलब क्या है? अगर हम पहले के टाइम में जाएं तो जब ब्रिटिशर्स थे, व्हेन ब्रिटिशर्स इन्वेडेड एंड दे केम इन आवर कंट्री और उन्होंने रूल किया इतने टाइम तक हमारी कंट्री में, तो जो भी हमारी कंट्री के लॉज होते थे, जो प्रोसेस होता था, जो रेगुलेशन होता था, वो ब्रिटिशर्स ही डील करते थे। ठीक है, जिसका बेसिकली मतलब क्या है दैट दे वर द अथॉरिटी जो मेजरली सारे पार्ट से डील कर रहे थे हमारी कंट्री के। ठीक है, अब जब हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गई तो अब जो भी लॉज बनेंगे, जो भी हमारे कंट्री के रेगुलेशंस बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे या जो भी हमारे कंट्री से रिलेटेड जो भी काम होगा वो हमारी गवर्नमेंट करेगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल
पर्सन, एक्सटर्नल अथॉरिटी इंट्रूड नहीं कर सकती है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये पावर देता है कि हम अपनी कंट्री के लिए जो भी लॉज हैं हम वो खुद बना सकते हैं, जिसका एक लेमन लैंग्वेज में हम मतलब समझ सकते हैं कि हमारा जो देश है, हम सक्षम है अपना देश खुद चलाने के लिए, हमें किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी की नीड नहीं है फॉर दैट मैटर, ओके। Now, sovereign India is an independent nation free from external control. This sovereignty allows India to make its own laws and govern itself. There can be two types of sovereignty. ठीक है, तो बेसिकली वही मतलब है कि जो सोवरेन कंट्री क्या है, सोवरेन कंट्री वही है जो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है, और जिसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की नीड नहीं है अपना देश चलाने के लिए, ठीक है। नाउ, जब हम सोवरेन टर्म की बात करते हैं तो हम सोवरेन टर्म से क्या समझते हैं, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है कोले के थ्रू। उन्होंने बोला था कि व्हाट इज़ अ सोवरेन स्टेट। तो सोवरेन स्टेट वो स्टेट होगा वेयर देयर रिजाइड्स विद इन इटसेल्फ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर। तो इन्होंने बोला जहाँ पे सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर होगी, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर होगी कंट्री के पास, नेशन के पास, उस पर्टिकुलर कंट्री को हम सोवरेन नेशन बोल सकते हैं, ठीक है। Now, this is about the term sovereign. Now, moving forward to our next term, that is socialist. Socialist टर्म बेसिकली क्या बात करता है, सोशलिस्ट टर्म जैसे हमें पता है कि इनिशियली ये नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से इस टर्म को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट टर्म है ये रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट टू अ सोशल जस्टिस, ठीक है। टर्म सोशलिस्ट इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि एज अ सोसाइटी हमारा क्या कमिटमेंट है सोशल जस्टिस को लेके, राइट, एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट है सोशलिस्ट का, जो हमारा कंसेप्ट है एज अ सोशलिस्ट नेशन का, वो ये है इन शॉर्ट में कि जो भी हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं हमें उसको रेडिकेट करना है, हटाना है, राइट, और हमको एक बैलेंस्ड सोसाइटी क्रिएट करनी है। और बैलेंस सोसाइटी तब तक नहीं क्रिएट हो सकती जब तक कि इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। दैट्स द रीज़न कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस हैं। अर्लियर गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस लेके आई, फॉर एग्जांपल ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट, ठीक है। तो अर्लियर जैसा ज़मींदारी का सिस्टम था तो उसने सोसाइटी में बहुत ही एक इम्बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा था, क्योंकि जो पूरा वेल्थ था वो सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल के पास अक्यूमुलेटेड होता था, राइट। तो इससे एक इम्बैलेंस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट होता था सोसाइटी में। दैट्स द रीज़न जो हमारी गवर्नमेंट है वो मल्टीपल लेजिस्लेशंस लेके आई कि जो सोसाइटी में हमारे एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपने नेशन को एज अ सोशलिस्ट नेशन की, तो हम फोकस करते हैं कि हमें इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है एंड हमें वेलफेयर प्रमोट करना है, ठीक है। अब हम वेलफेयर कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम एजुकेशन दे के वेलफेयर प्रमोट कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। जो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट्स रन करते हैं, वो सारी स्कीम्स जो हैं वो भी वेलफेयर प्रमोट करने के एम्बिट में आ सकती हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड नेचर, दैट इज सेक्युलर। अगेन सेक्युलर टर्म भी हमारे प्रियम्बल में इनिशियली नहीं था। With the help of 42nd amendment, term secular was added in our preamble. Now, secular का मतलब क्या है? जब हम secular term की बात करते हैं, जब हम secular term की बात करते हैं, it basically says कि जो हमारी country है, राइट, जो हमारी कंट्री है, इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, जिसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री है वो रिलीजन के मैटर से अपने आप को सेपरेटेड रखेगी। दैट मीन्स व्हाट, कि कंट्री एज अ होल, नेशन एज अ होल का कोई रिलीजन नहीं है, बट एट द सेम टाइम एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री के हर सिटीजन को ये राइट है कि वो जो भी रिलीजन चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, वो
किसी तरह से इंक्लूड नहीं करेंगे रिलीजियस मैटर में, या फिर जो रिलीजन है उसका कोई रोल नहीं होगा देश चलाने में, ठीक है, गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास ये राइट है कि वो जो भी रिलीजन चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेक्युलरिज्म। इट सेज कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है, ठीक है, स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, और वो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ बिलीव्स एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी फेथ। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो हमारा इंडिया कैसा सेक्युलरिज्म फॉलो करता है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, विच सेज दैट इंडिविजुअल हैज फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, ठीक है। नाउ जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो सेड दैट इंडिया सेक्युलरिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन, ठीक है, स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है, बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। तो जो हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म है वो एक तरह से एक स्ट्रिक्ट वॉल की तरह काम करता है, ठीक है, वो एक स्ट्रिक्ट वॉल की तरह काम करता है जो कि सेपरेट करता है रिलीजन को फ्रॉम दी स्टेट अफेयर्स, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ नेचर, फोर्थ टर्म, दैट इज डेमोक्रेटिक। नाउ जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पहले हमें डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दिस पर्टिकुलर टर्म इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म दैट इज डेमो एंड क्रेसी, ठीक है। तो डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल, ठीक है। तो ऐसा रूल जहाँ पे लोगों का राज हो, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा रूल जो लोगों से चल रहा हो, बाय द पीपल चल रहा हो, ठीक है, उसको हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं, राइट। अगेन अगर हम डेमोक्रेसी की कोर वैल्यू को समझें, ठीक है, कि व्हाट इज द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, तो कोर वैल्यू है चॉइस, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी की कोर वैल्यू को या फिर कोर एस्पेक्ट को समझें तो इट इज चॉइस, कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमको एक चॉइस देता है, नॉट ओनली जस्ट इलेक्टिंग द गवर्नमेंट और नॉट ओनली जस्ट इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, बट इन मेजॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सिटीजन्स को ये चॉइस मिलती है, ठीक है, चाहे उनका रिलीजन हो, चाहे कोई भी पर्सनल लिबर्टीज हो, पर्सनल राइट्स हो, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे उनको चॉइस मिलता है, एंड इट कैन बी गिवन मेजरली बाय द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फिफ्थ टर्म और फिफ्थ नेचर ऑफ आवर प्रियम्बल, दैट इज रिपब्लिक, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हमारे इंडिया में जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है दैट बेसिकली सेज हेरिडिटरी को हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी रूलर के कंसेप्ट को हम कैंसिल करते हैं, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि हेड ऑफ स्टेट जो भी होगा उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल, ठीक है, और कोई भी हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा हमारी कंट्री में, ठीक है। तो जो हमारी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हेरिडिटरी रूलिंग को कैंसिल करती है, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करती है और सिटीजन्स को ये ऑप्शन देती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद विद द हेल्प ऑफ वोटिंग इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है? अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है, ठीक है। अ रिपब्लिक prioritizes the protection of minority rights
एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स अगेंस्ट द पोटेंशियल टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, तो जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, वो हेरिडिटरी रूलिंग को कैंसिल करता है, प्रोहिबिट करता है, और लोगों को ये ऑप्शन देता है कि वो अपने रूलर को खुद से इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द 5 मेजर टर्म्स दैट आर कंसिडर्ड एज द नेचर ऑफ प्रियम्बल, जो कि हमने कवर कर किए हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्रियम्बल का मतलब समझा, हमने इंट्रोडक्शन देखा प्रियम्बल का। ठीक है, और हमने नेचर देखा, जो 5 टर्म्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उनका मतलब समझा। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर प्रियम्बल, जिसको हम एक प्रॉमिसरी एस्पेक्ट से समझ रहे थे इनिशियली। ठीक है, कि क्या प्रॉमिसरी एस्पेक्ट है सिटीजन्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एंड देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज दैट आर ऑल्सो रिमेनिंग, जो कि हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारे प्रियम्बल का, हमारे वीडियो का प्रियम्बल का, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो रिलेवेंट हैं, जो कनेक्टेड है हमारे प्रियम्बल से। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि प्रियम्बल का क्या बेसिक मतलब होता है, जो टर्म्स हैं उनका क्या मतलब होता है, हाउ दिस इज़ रेलेवेंट, हाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो आई होप दिस video was useful for all of you, and please feel free to share your feedback and share your comments in the comment box, and kindly like, share and subscribe my video if you like my video, and stay tuned till the next part. Thank you everyone, thank you so much.